फैला हुआ है गायत्री परिवार का संगठन। तो उस समय केवल 250 अखंड ज्योति निकलती थी, प्रकाशित होती थी मात्र। वो भी कार्य बीच में रुक गया। जब ज्यादा धरपकड़ अंग्रेजों ने शुरू की, उस समय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन बहुत तेजी में चल रहा था। तो इस तरह की गतिविधियों पर अंग्रेजों ने बहुत शिकंजा कस रखा था और वो लगभग बंद हो गई। काफी प्रयास के बाद भी कुछ दिन बीच में बंद रही। फिर से गुरुदेव ने समय आने पर उसका प्रकाशन आरंभ किया और आज तो लाखों की संख्या, लाखों क्या 10 लाख से ऊपर ये पत्रिका छप रही है। साथ में युग निर्माण योजना की पत्रिका छप रही है और भी कई भाषाओं में ये पत्रिका छप रही है। एक विशाल रूप ले चुकी है पूरा। इसके अतिरिक्त गुरुदेव ने 3000 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया। अपने 80 वर्ष के जीवन में 3000 से अधिक पुस्तकें लिखना, हम लोग इतनी पुस्तकें जीवन में पढ़ नहीं पाएंगे जितनी गुरुदेव ने लिख डाली। और सभी पुराणों, उपनिषदों और अन्य जो हमारे ग्रंथ थे, उन सब का गुरुदेव ने भाष्य किया, यानी उनका अनुवाद करके सरल भाषा में हम लोगों के लिए बनाकर रख दिया कि कोई भी साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको आराम से पढ़ के समझ सके। जिससे हर एक को संस्कृत नहीं आती, हर एक उस जटिल भाषा को नहीं समझ पाता, तो गुरुदेव ने उसका भी हम लोगों के लिए सरल भाष्य बनाकर रखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने किन किन स्थानों की स्थापना की। शुरू में तो गुरुदेव आवलखेड़ा से आगरा आए। आगरा में ये सब अखंड ज्योति वगैरह का कार्य संचालित हुआ। थोड़े दिन बाद उन्होंने आगरा छोड़कर मथुरा में प्रवास किया, जहाँ की पहले तो कहीं और भी रहते रहे। उसके बाद में ये जो आज वर्तमान में तपोभूमि हम लोग देखते हैं, ये स्थान खरीदा गया था। उससे पहले अन्य स्थानों पर गुरुदेव ने निवास किया है। घिया मंडी इत्यादि में, जहाँ इस समय अखंड ज्योति संस्थान है, उस समय भी वहाँ गुरुदेव ने निवास किया। और फिर उसके बाद में आवलखेड़ा में शक्तिपीठ की स्थापना की। दूसरी अखंड ज्योति संस्थान जो कि मथुरा में है, हम लोग जा भी चुके हैं, देख चुके हैं। जो लोग गए थे संघ में उन्हें सबको पता है। गायत्री तपोभूमि की स्थापना मथुरा में की और हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। उसके अतिरिक्त हरिद्वार में ही ब्रह्मवर्चस्व शोध केंद्र की स्थापना, शोध संस्थान। इस ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में गुरुदेव ने जो उनका निर्देश था उनके गुरुसत्ता का कि आप अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतार कर दिखाएं, कि ताकि लोग उस पर पूरी तरह विश्वास कर सके और उसे माने। ये कार्य आज भी ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में चल रहा है। हर एक तरह के शोध, यज्ञ पे शोध, यज्ञोपैथी क्या है या अन्य चीजों पर भी जो करते हैं, मंत्र जो जपते हैं, मंत्र लेखन, उसका क्या प्रभाव है, तरह तरह के शोध आज भी उस ब्रह्मवर्चस्व संस्थान में होते रहते हैं। नित नए प्रयोग होते रहते हैं। इसके पश्चात गुरुदेव ने हजारों शक्तिपीठों की स्थापना की। 2400 शक्तिपीठ उस समय पहले लक्ष्य लेकर चले थे। पूरे देश भर में 2400 शक्तिपीठों की स्थापना की, अनेक चरण पीठों की स्थापना की और अनेक प्रज्ञापीठ बनाए। और उसके अलावा प्रज्ञा मंडल गठित किए, महिला मंडल गठित किए। ये सब कार्य गुरुदेव ने अपने जीवन में ही, स्वाध्याय मंडलों का गठन किया और लगभग 80 देशों में गायत्री परिवार का विस्तार गुरुदेव के जीवन में ही हो चुका था। इसके पश्चात गुरुदेव ने शांति कुंज में, जब शांति कुंज प्रस्थान किया सन 1971 में मथुरा छोड़कर, तब तक मथुरा में ही गुरुदेव का प्रवास था तपोभूमि में। उसके बाद में शांति कुंज 1971 में गुरुदेव ने प्रस्थान किया। वहां जाकर गुरुदेव ने पहले तो थोड़े ही दिन बाद वहां जाने के हिमालय यात्रा की। दूसरी हिमालय यात्रा गुरुदेव की सन 65 में हुई थी, वो तपोभूमि से ही हुई थी। उससे पहले भी यात्रा वहीं से हुई थी। उसका ये तीसरी जो हिमालय यात्रा थी गुरुदेव की, ये हरिद्वार से शांति कुंज से हुई। और इसके बाद में लौटकर गुरुदेव ने शांति कुंज में जागृत आत्माओं के लिए, यानी जो भाई बहन हमारे
जो जागृत आत्माएं जिनकी, जो जुड़ना चाहते थे महाकाल से, जिन्हें महाकाल की पुकार सुनाई पड़ी, उन सबके लिए प्राण प्रत्यावर्तन शिविर, चंद्रायण और कल्प इत्यादि, संजीवनी साधना जैसे सत्रों का अनेक बार आयोजन किया, जिसमें कि उन्हें निखारा गया, उन्हें उनकी गलाई ढलाई की गई और अनेक साधक तैयार हो गए, अनेक युग सैनिक गुरुदेव ने तैयार कर दिए। इसी तरह से धीरे धीरे हमारे गायत्री परिवार का विस्तार होता चला गया और गुरुदेव ने अपने जीवन में एक छोटा सा विद्यालय खोला था, बहुत थोड़े से बच्चों के साथ में। तो लोग हंसते थे कि इस विद्यालय से क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा। लोगों के बीच ये उपहास की बात थी कि इतने छोटे से विद्यालय से आप क्या बदल लेंगे। तो गुरुदेव ने कहा जो भी कार्य होता है, बीज एक छोटा सा ही होता है, बहुत छोटा सा बीज जब जमता है, बढ़ता है, अंकुरित होता है, तो कितने बड़े बड़े विशाल वृक्षों का रूप लेता है और एक दिन ये प्रयास भी बहुत विशाल रूप में होगा, सबके सामने आएगा। और वास्तव में गुरुदेव की वाणी अक्षरता सत्य साबित हुई और आज हम देख रहे हैं जो गुरुदेव का सपना था वो साकार हुआ और जो आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, उसमें हजारों छात्र कैसे निखर कर निकल रहे हैं। उन्हें शिक्षा के अलावा विद्या, संस्कार इत्यादि भी दिए जाते हैं और वे अच्छे महामानव के रूप में बाहर निकलते हैं, जो समाज की भलाई के लिए कार्य करने को तत्पर रहते हैं, समाज को सुधारने के लिए तत्पर रहते हैं। जब गुरुदेव ने तपोभूमि के लिए स्थान लिया था, ऐसा नहीं था कि गुरुदेव जमींदार घर से थे, सभी जानते हैं जमींदार परिवार से थे गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव ने उस पैसे का कभी उपयोग अपने लिए नहीं किया। गुरुदेव ने सब कुछ समर्पित कर दिया, सारा कुछ अपना संपत्ति को हटाकर बेचकर गुरुदेव ने मात्र 6,000 रुपए प्राप्त किए थे उस समय और उससे उन्होंने तपोभूमि के लिए भूमि खरीदी थी। अब उसके बाद निर्माण का सवाल आया कि निर्माण कैसे हो, पैसा नहीं। गुरुदेव ने कहा था वो भी प्रबंध हो जाएगा, गुरु सत्ता ने चाहा तो हो जाएगा। तो माता जी ने अपने सारे जो उनके जेवर थे वो प्रस्तुत कर दिए कि आप इनसे निर्माण कार्य आरंभ करें। गुरुदेव की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी माता जी के आग्रह के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो कार्य भी प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे तपोभूमि आकार लेने लगी। और आज हम सब देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तपोभूमि का अच्छा खासा भवन है और इस समय तो उसका पुनर्निर्माण भी हो रहा है, मंदिर बहुत विशाल रूप में बन रहा है। और जब जब गुरुदेव हिमालय यात्रा पर गए 60 के समय में, पहले दूसरी जब हिमालय यात्रा गुरुदेव ने की तो माता जी पूरी तरह से उनकी सारी जिम्मेदारी माता जी ने उठाई। ऐसा नहीं कि पीछे छोड़कर व्यवस्था बिगड़ गई, माता जी ने पूरी जिम्मेदारी उनकी उठाई और सारे कार्यों को अच्छे से संचालित करती रही और कहीं पे कोई भी गड़बड़ी नहीं आने दी। इसके बाद में सन 1968 में शांति कुंज के लिए 19,000 में 1.5 एकड़ भूमि गुरुदेव ने खरीदी और उस पर फिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जो 1971 में बनकर पूरा हुआ। और उस समय फिर गुरुदेव ने मथुरा से शांति कुंज के लिए प्रस्थान किया था, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। तीसरी बार फिर हिमालय यात्रा पर गुरुदेव तुरंत ही गए थे, तब फिर माता जी ने सारा कार्यभार संभाला। और फिर सन 1972 में गुरुदेव हमारे प्रवासी भाई जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, उनके बहुत आग्रह पर, उनकी पुकार पर गुरुदेव ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पानी के जहाज से की। पानी के जहाज से यात्रा करना काफी कष्टप्रद होता है, बहुत समय लगता है, कोई सुख सुविधा भी नहीं होती है। और उस समय तो अब से कम 50 वर्ष से ऊपर हो गए इस बात को। उस समय गुरुदेव ने वो यात्रा करके और काफी समय वहां बिताया और अपना जो गायत्री परिवार का विस्तार वहां पर भी गुरुदेव ने किया। उसके पश्चात सन 1978 में शैलजी जी एवं डॉक्टर साहब, जिनका कि
7-8 वर्ष पूर्व 1971 में विवाह हो चुका था। गुरुदेव ने जो विस्तार किया था शांति कुंज का कार्यभार बढ़ रहा था, तो उसकी सहायता के लिए, उसमें हाथ बटाने के लिए जीजी और डॉक्टर साहब फिर वहां पर आकर रहने लगे। इस तरह से उनका सहयोग मिला। और भी साथ में अन्य लोग तो सहयोगी थे ही जो इनके सैनिक थे। इसके पश्चात 1972 में ही ब्रह्म वर्चस्व संस्थान की स्थापना गुरुदेव ने किया और उसके बाद में फिर उनके शिलान्यासों का देश भर में जो शक्तिपीठ बने थे उनके शिलान्यासों का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस समय फिर माताजी ने सारा कार्यभार संभाला और गुरुदेव जगह जगह की यात्राओं में व्यस्त हो गए। फिर 1984 में चौथी हिमालय यात्रा फिर गुरुदेव ने की और उस समय माताजी ने गुरुदेव के स्थूल शरीर की रक्षा के लिए बहुत साधनाएं की और उन्हीं ने उनकी स्थूल शरीर की रक्षा की, क्योंकि उस समय बहुत उन पर आपत्तियां आई थी। उस यात्रा के समय काफी कठिनाइयों का सामना गुरुदेव ने किया था। उसके पश्चात गुरुदेव ने पूरे भारत भर में जो गायत्री परिवार का प्रसार हो चुका था, अब उसे संभाला कैसे जाए, उसके लिए 4 जोनों में पूरे भारत को बांट दिया। ये 4 जोन पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के रूप में 4 जोनों में बांट दिया गया। लेकिन आगे जब और कार्य बढ़ा तो लगा कि इससे भी काम नहीं बन रहा, तब गुरुदेव ने उसको उप जोनों में बांट दिया। तब वहां पे अनेक साधकों को कहा गया कि आप यहाँ कार्यभार देखें, यहाँ शक्तिपीठ बनाएं। शक्तिपीठ पहले ही बन चुके थे थोड़े बहुत, और वहां पर आप लोग कार्यभार देखें जगह जगह। तो अलग अलग कार्यभार उनको बांट दिया गया। अब इस तरह से जो उप जोन बांटे गए, उनमें से हम लोग भी उप जोन में ही आते हैं। हमारा लखनऊ शहर उप जोन में ही है। उत्तर प्रदेश को कई जोन में बांटा गया, उप जोनों में अलग अलग जो है उप जोन बनाए गए। हमारे पूरे जो लखनऊ है, केवल इसमें ही हमारे 4 तहसीलें हैं, 4 तहसीलें हैं, जिनमें से हम लोग सदर तहसील में आते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास 26 वार्ड हैं। इस गायत्री शक्तिपीठ जो हमारा दुगामा का है मध्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत हमारे 26 वार्ड आते हैं। यानी देखिए हमारा कितना बड़ा कार्य क्षेत्र है। तो अब इस संगठन को थोड़ा बहुत जो हम बता सके, उसके बाद में हमारी आप लोगों से यही है सबसे प्रार्थना कि आप सभी लोग प्राणपण से गुरुदेव के सपने को साकार करने की दिशा में अब अग्रसर हों, क्योंकि 26 वार्ड बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी हम लोगों पर है। और इसको निभाने के लिए जब तक सब तत्पर नहीं होंगे, बहुत सारे लोग नहीं लगेंगे, तब तक ये कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो इसके लिए गुरुदेव ने क्या किया कि पहले तो हम लोगों को 7 आंदोलन बताए थे। उसमें एक 8वां आंदोलन और बाद में जुड़ा, जो गुरुदेव के समय से ही चल रहा था, लेकिन वो आंदोलन के रूप में नहीं था। अब वो सबसे आगे उस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं। पहला आंदोलन था साधनात्मक आंदोलन, जिसमें विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय, जो अभी पीछे चर्चा की है। दूसरा था शैक्षणिक आंदोलन, जिसमें इसके अंतर्गत गुरुदेव ने कहा कि साक्षरता, मानवीय मूल्य और नैतिक शिक्षण पर जोर दें। तो साक्षरता क्या, अपने देश में जिस समय आजादी हुई थी उस समय तो बहुत कम आबादी ऐसी थी जो साक्षर थी, ज्यादातर लोग अनपढ़ ही थे। किसी को एक चिट्ठी भी लिखना पढ़ना नहीं आता था। अगर किसी के यहाँ आ गई तो वो मोहल्ले में दौड़ के जाता था। गाँव में तो ये बात और भी ज्यादा थी, बहुत समस्या थी। लोग 2-2, 3-3 दिन इंतजार करते थे कोई मिले तो हम पत्र पढ़वाएं कहीं से आया है। तो इस तरह की समस्या थी। गुरुदेव ने इस बात पे जोर दिया कि शिक्षा पर हम लोग जो है बहुत ध्यान दें और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की हम लोग चेष्टा करें। मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्यों का सब में विकास करना चाहिए, ताकि हम एक जो निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं, जो लोग जिन्हें समझ नहीं है, उनका हम जीवन ऊपर उठाने की कोशिश करें।
उन्हें मानवीय मूल्यों को बताएं कि हम कैसे मानव बने। घृणित कार्यों से अलग होकर हम सच्चे मानव के रूप में कैसे जिएं, इस पर हम विचार करें और सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जो लोग हमसे थोड़ा सा नीचे हैं, गिरे हुए हैं, जो उनको उठाने का हम प्रयास करें। यही मानवीय मूल्य हैं। और नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा आजकल बच्चों को भी देखिए स्कूल में दी जाती है कि हम कैसा आचरण करें, समाज में कैसे रहें। इस पर भी गुरुदेव ने बहुत जोर दिया कि हमारा नैतिक स्तर ऊंचा होना चाहिए। नैतिक स्तर को हम ऊंचा उठाएं तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। यदि नैतिक रूप से हम गिरे हुए हैं तो हम कहीं भी उन्नति नहीं कर सकते। तो इसलिए